अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स। पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे हमारे पास बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट होती है, और पार्ट वन में हमने देखा कैसे हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है और कैसे हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो ऊपर है सबसे पहले, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म एक्टोडर्म के नीचे हमारे पास है मेसोडर्म। दिस इज आवर मेसोडर्म। और मेसोडर्म के नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है एंडोडर्म। क्लियर? दिस इज आवर एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यॉर्क सैक से ये हमारे पास है एमनियोटिक कैविटी। दिस इज आवर एमनियोटिक कैविटी। दिस इज आवर यॉर्क सैक। हमने देखा कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू यॉर्क सैक से प्रोड्यूस हुए। उस कनेक्टिव टिश्यू से हमारे पास एक लेयर बनी जिसको हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर उस लेयर में हमारे पास कैविटीज़ अपेयर हुई, उसको हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। जब वो कैविटीज़ एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होके मुकम्मल तौर पे यहाँ पे हमारे पास सेल डी जनरेट हो गए और दो लेयर बन गई, उसको हमने कहा कोरियोनिक कैविटी। क्लियर? और हमारे पास यहाँ पे दिस इज आवर कनेक्टिंग स्टाक, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से ही बनता है और आगे जाके ये हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। क्लियर? अब ये हमारे पास है मेसोडर्म। मेसोडर्म में भी ये जो सोमाइट्स हैं यानी नियर टू नोटोकॉर्ड, ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है और न्यूरल ट्यूब के बाद ये हमारे पास है नोटोकॉर्ड। अब नेक्स्ट टू नोटोकॉर्ड अगर हम देखें तो ये हमारे पास है मेसोडर्म। मेसोडर्म का भी पार्ट है पैरेक्सियल मेसोडर्म। दिस इज आवर पैरेक्सियल मेसोडर्म। पैरेक्सियल मेसोडर्म। मेसोडर्म। पैरेक्सियल मेसोडर्म के बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म के बाद हमारे पास ये है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म के बाद ये हमारे पास है लैटरल प्लेट मेसोडर्म। लैटरल प्लेट मेसोडर्म में भी हमारे पास दो लेयर हैं। एक हमारे पास आउटर है यानी ये वाली हमारे पास सोमैटिक लेयर है, और ये हमारे पास है स्प्लैंक्निक लेयर। अब होता क्या है हमारे पास यहाँ पे एंडोडर्म से, ये हमारे पास एक्टोडर्म, ये हमारे पास मेसोडर्म और ये हमारे पास है एंडोडर्म। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास एंडोडर्म से कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए जिसको हम कहते हैं वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वास्कुलर वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वास्कुलर एंडोथेलियल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर। अब जब हमारे पास ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो एंडोडर्म से हमारे पास रिलीज हुए, ये हमारे पास इस लेयर को, दिस इज स्प्लैंक्निक लेयर, स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ये हमारे पास है, अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दूँ, ये हमारे पास है स्प्लैंक्निक लेयर। स्प्लैंक्निक लेयर। ये जो ऊपर वाली है हमारे पास, ये हमारे पास है सोमैटिक लेयर। क्लियर? सोमैटिक लेयर ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म। सोमैटिक लेयर। क्लियर? अब जब हमारे पास इस एंडोडर्म से हमारे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए जिसको हमने कहा वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इस लेयर को, हमारे पास स्प्लैंक्निक लेयर को जाके प्रोलिफरेट करते हैं। उस प्रोलिफरेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि सपोज करें हमारे पास ये हमारे पास स्प्लैंक्निक लेयर है, दिस इज आवर स्प्लैंक्निक लेयर, और ये हमारे पास है एंडोडर्म। अब इस एंडोडर्म से हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए।
अब जब ग्रोथ फैक्टर यानी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जब हमारे पास इस लेयर पे यानी स्प्लैंक्निक लेयर पे जाते हैं तो इस लेयर को वो हमारे पास प्रोलिफरेट करते हैं। ये हमारे पास कुछ कुछ एरिया पे ये हमारे पास प्रोलिफरेट होना शुरू हो गए। तो यहाँ से सेल प्रोलिफरेट हुए, मीजनकाइमल सेल यानी मीजोडर्म है ये, और कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रोलिफरेशन हुई, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल की प्रोलिफरेशन हुई। अब इस प्रोलिफरेशन के बाद जब हमारे पास ये सेल प्रोलिफरेट होते हैं, ये प्रोलिफरेट कैसे हुए, हमारे पास ये जो एंडोडर्म है यहाँ से हमारे पास वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए, जिसने इस लेयर को हमारे पास मीजोडर्म की स्प्लैंक्निक लेयर को प्रोलिफरेट करना शुरू किया। उस प्रोलिफरेशन के नतीजे में हमारे पास सेल प्रोलिफरेट हुए। अब प्रोलिफरेट होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पास सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं तो कुछ सेल ऐसे ऊपर की तरफ डिफ्रेंशिएट हो गए और कुछ सेल अंदर की तरफ सेल डिफ्रेंशिएट हो गए, और इनके बीच में एक कैविटी बन गई, राइट। अगर मैं इसको यूं दिखाऊं कि ये हमारे पास सेल आउटर की तरफ हमारे पास कुछ सेल प्रोलिफरेट हुए और कुछ सेल हम डिफ्रेंशिएट हुए और कुछ सेल हमारे पास अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट हुए। इसी तरह हमारे पास कुछ सेल आउटर की तरफ डिफ्रेंशिएट हो गए, यही प्रोलिफरेटेड सेल, और कुछ सेल हमारे पास अंदर की तरफ हुए। इसी तरह ये हमारे पास कुछ सेल ऊपर की तरफ और कुछ सेल अंदर की तरफ डिफ्रेंशिएट हो गए। अब ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास सेल डिफ्रेंशिएट हुए हैं उसको कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, क्लियर। ये जो अंदर की तरफ हमारे पास सेल डिफ्रेंशिएट हुए हैं उसको हम कहते हैं ब्लड एलिमेंट, यानी इससे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं। अब ना सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सेल प्रोलिफरेट होके डिफ्रेंशिएट होके हमारे पास एक ऊपर की तरफ लेयर बनी है और एक अंदर की तरफ सेल प्रोलिफरेट हुए हैं। जो ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट हुए हैं उसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल, यानी एंडोथेलियल लाइनिंग, जिससे हमारे पास ब्लड वेसल्स बनती हैं। अब जब ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो ये वाले सेल भी एक दूसरे के साथ इस तरह प्रोलिफरेट करते हैं। अब प्रोलिफरेट करके इसी तरह ये वाले सेल, जो गैप यहाँ पे होता है सेल के बीच में, वो प्रोलिफरेट करके इस तरह हमारे पास एक ट्यूब बन जाती है। अब ये जब हमारे पास, तो ये जो प्रोलिफरेशन हुई है इसके बीच में यहाँ पे कैनलाइजेशन हो जाती है, यानी कैनलाइज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो उससे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये जो हमारे पास प्रोलिफरेशन हुई है इनके बीच में, अगर इसको हम यूं देखें तो हमारे पास जब ये कैनलाइज होके हमारे पास एक ट्यूब बन जाती है। अब ये हमारे पास कैनलाइज होगी और यहाँ पे कैनलाइजेशन होगी बीच में, तो ये एक ट्यूब, ये सारी की सारी ट्यूब मिलके हमारे पास एक ट्यूब बनती है। इसको हम कहते हैं एंजियोब्लास्ट। एंजियो मीन वेसल, ब्लास्ट मीन रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एंजियोब्लास्ट। एंजियोब्लास्ट, एंजियो नाम से ही शो हो रहा है कि एंजियो मीन्स वेसल, ब्लास्ट मीन रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल। ये जो हमारे पास ये रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल बन हो रहे थे उससे हमारे पास एंजियोब्लास्ट बने, और ये जो अंदर के सेल थे डिफ्रेंशिएट हुए उससे हमारे पास ब्लड एलिमेंट बने, लाइक रेड ब्लड सेल्स, बन गए, WBCs और प्लेटलेट्स, क्लियर। अब ये हमारे पास ये जो मीजोडर्म से हमारे पास एंडोडर्म से ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुए और मीजोडर्म के प्रोसेस में मीजोडर्म प्रोलिफरेट होके डिफ्रेंशिएट होके हमारे पास एक वेसल्स बनी है, इसको हमने कहा एंजियोब्लास्ट, यानी एक वेसल बन गई। अब ये जो हमारे पास मीजोडर्म से डायरेक्ट वेसल बनती है उसको हम कहते हैं वास्कुलोजेनेसिस। अब ये हमारे पास क्या है, वास्कुलोजेनेसिस। वैस्कुलोजेनेसिस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एंडोडर्म से डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो और वो हमारे पास मीजोडर्म को एक वेसल्स में कन्वर्ट कर दें, एक उससे हमारे पास एक वेसल्स बन जाए, उसको हम कहते हैं वैस्कुलोजेनेसिस। अब जब हमारे पास कुछ मेन वेसल जो होती हैं वो हमारे पास इस मीजोडर्म से बनती हैं, उसके बाद इस एग्जिस्टिंग वेसल से हमारे पास एन अदर वेसल्स निकलती हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ वेसल्स स्प्राउट आउट होती हैं, उस स्प्राउट आउट वेसल्स को हम कहते हैं
एंजियोजेनेसिस। जो हमारे पास डायरेक्टली मेसोडर्म से बनी मेन वेसल्स बनती हैं उसको हम कहते हैं वास्कुलोजेनेसिस। और इस वास्कुलोजेनेसिस से यानी इस वेसल से जो हमारे पास नई वेसल्स स्प्राउट आउट होती हैं, नई वेसल्स निकलती हैं, उसको हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। इज इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर? एंजियोजेनेसिस। क्लियर? ना सिर्फ हमारे पास यहाँ एंडोडर्म में वास्कुलर फॉर्मेशन होती है, अनदर थिंग हमारे पास जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो ना सिर्फ हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है बल्कि वो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से भी बनता है। लाइक अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन जो हैं वो हमारे पास, और वाइटाइलन वेन वो हमारे पास इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है। अब ना सिर्फ यहाँ पे हमारे पास वास्कुलोजेनेसिस हो रही होती है और वास्कुलोजेनेसिस से फिर एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, बल्कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास है एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद हमारे पास है मीजोडर्म, दिस इज अवर मीजोडर्म। और मीजोडर्म के बाद हमारे पास है दिस इज एंडोडर्म। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो ना सिर्फ हमारे पास वास्कुलर फॉर्मेशन करते हैं बल्कि वो हमारे पास यहाँ पे अनदर फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसी स्प्लैंक्निक लेयर में जब ये हमारे पास वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की मौजूदगी में प्रोलिफरेट होती है, प्रोलिफरेट डिफ्रेंशिएट होती है, तो उसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास बनती है पेरिकार्डियल कैविटीज़। राइट साइड की पेरिकार्डियल कैविटीज़ और लेफ्ट साइड की पेरिकार्डियल कैविटीज़, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटीज़ बन गई। ना सिर्फ हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटीज़ बनती हैं बल्कि हमारे पास हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है राइट साइड पे भी, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हैं, सबसे पहले उन्होंने वास्कुलोजेनेसिस की यानी ब्लड वेसल्स बनाई। उसके बाद ना सिर्फ ब्लड वेसल्स बनाई बल्कि हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटीज़ बनाई राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। और उसके बाद हमारे पास हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन की। अब ये इसके पोस्टीरियर साइड पे, यानी अगर मैं ये देखूं कि ये हमारे पास है पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट ट्यूब, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है डोर्सल एओर्टा की। यहाँ पे एक अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा। ऑफ कोर्स डोर्सल एओर्टा वो हमारे पास राइट साइड पे भी होती है उसकी फॉर्मेशन, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी होती है। अब अगर इसकी हम फोल्डिंग करें, इसको अगर हम लेटरल फोल्डिंग में देखें तो ये हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब अगर हम इसकी फोल्डिंग करें, फोल्डिंग में जब हमने देखा तो हमारे पास एक्टोडर्म ये एक दूसरे के साथ, यानी ये एक्टोडर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी, ये वाली इसके साथ। ऐसे हमारे पास लेटरल फोल्डिंग में ये एक्टोडर्म हमारे पास एक दूसरे के साथ फ्यूज होगी। और उसके बाद ये जो हमें आ रही है नज़र, पारेक्सियल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में हमारे पास दो लेयर, जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास है सोमेटिक लेयर, और जो इनर की तरफ है हमारे पास सप्लैंक्निक लेयर। अब सप्लैंक्निक लेयर में चूंकि हमारे पास ये सारा कुछ बन रहा होता है, एंडोडर्म से ग्रोथ फैक्टर जा रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे पास चीज़ें बन रही होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें सप्लैंक्निक लेयर में, अब ये हमारे पास सप्लैंक्निक लेयर है। सप्लैंक्निक लेयर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या बन रहा होता है, आगे की तरफ ये हमारे पास, जब ये हमारे पास लेटरल फोल्डिंग होती है तो ये किनारे आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेटरल फोल्डिंग में हमारे पास ये दोनों ट्यूब, यानी पेरिकार्डियल राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, ये दोनों ट्यूब मिलके हमारे पास एक पेरिकार्डियल कैविटी बन जाती है। और इसी तरह हमारे पास दो हार्ट ट्यूब ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके एक हार्ट ट्यूब बन जाती है। क्लियर? अब जब हमने लेटरल फोल्डिंग में देखा तो हमारे पास दो पेरिकार्डियल कैविटी ये हमारे पास फ्यूज होके एक पेरिकार्डियल कैविटी बन गई है, और दो हार्ट ट्यूब हमारे पास एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक हार्ट ट्यूब बन गई है। ये जो हार्ट ट्यूब होती है ये हमारे पास पेरिकार्डियल के साथ एक मेसोडर्म की कनेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल मेसोकार्डियम। क्लियर? अब इसकी बैक के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डोर्सल एओर्टा हमें नजर आ रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास अर्ली जो हार्ट होता है वो नेक के एरिया के ऊपर उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो अगर हम इस सेक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दो एओर्टा ही नज़र आएंगे, लेकिन बाद में ये दोनों एओर्टा भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक एओर्टा बन जाता है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर?
और ऑफ कोर्स हमारे पास ये सबक्लैंक्निक लेयर में अगर हम अंदर की तरफ देखें तो ये हमारे पास है यानी एंडोडर्म। ये इससे हमारे पास फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के ऑर्गन बनते हैं, यानी जीआईटी के ऑर्गन बनते हैं। क्लियर? अब यहाँ तक हमारे पास हुआ क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम इस एम्ब्रियो को देखें, ये हमारे पास क्रेनियल एंड है, ये हमारे पास काउडल एंड है। पार्ट 1 में भी हमने देखा कि कैसे हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस बनती हैं। फ्रेंजियल आर्चेस हमारे पास वीक 4 में हेड और नेक के एरिया में हमारे पास कुछ मीजोडर्म के सेल प्रोलिफरेट करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, डिफ्रेंशिएट होके विद न्यूरल क्रेस्ट सेल वो यहाँ पे हमारे पास आर्च की डेवलपमेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेंजियल आर्च। फ्रेंजियल आर्च के जो ऊपर की तरफ लेयर होती है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो हमारे पास अंदर की तरफ लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। क्लियर? उसके बाद हमने जब हार्ट की फॉर्मेशन देखी थी, हार्ट की फॉर्मेशन में हार्ट ट्यूब को अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमने देखा था कि सबसे ऊपर हमारे पास ये है हमारे पास एओर्टिक सैक। क्लियर? एओर्टिक सैक से हमने देखा था नीचे था हमारे पास ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस के नीचे था हमारे पास बल्बस कॉर्डस। बल्बस कॉर्डस के नीचे था हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल के नीचे था हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया। प्रिमिटिव एट्रिया के नीचे था हमारे पास साइनस वेनोसस, और साइनस वेनोसस में भी यहाँ से हमारे पास बॉटम से वेन इंटर होती थी और यहाँ से हमारे पास डोर्सल एओर्टा के जरिए ब्लड बाहर आता था। अब इसमें हमारे पास जो वेन इंटर होती थी वो कॉमन कार्डिनल वेन, अम्बलाइकल वेन और वाइट एलन वेन, ये राइट साइड की थी और लेफ्ट साइड की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि हमारे पास लेफ्ट साइड की जो वेन थी वो ब्रेक डाउन हो गई थी और हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हॉर्न बचा था। ये लेफ्ट हॉर्न हमारे पास इधर फ्यूज कर जाता है यानी राइट हॉर्न में। अब ये हमारे पास डोर्सल एओर्टा है। क्लियर? एओर्टिक सैक से हमारे पास जो कनेक्शन है ये पीछे की तरफ एओर्टिक सैक, चूंकि ये हमारे पास हार्ट का ट्रंकस आर्टरियोसिस के ऊपर का एरिया होता है, ऊपर बल्जिंग होती है, उसको हम कहते हैं एओर्टिक सैक। ये हमारे पास हार्ट है। अब जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा तो हमारे पास फ्रंट पे हमारे पास हार्ट है और इसके डोर्सल साइड पे यानी बैक की तरफ हमारे पास ये एओर्टा होते हैं, जिसको हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा। क्लियर? ये हमारे पास राइट साइड का डोर्सल एओर्टा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड का डोर्सल एओर्टा। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन लें जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को यानी हमारे पास एओर्टिक सैक को और डोर्सल एओर्टा को और हमारे पास इस फ्रेंजियल आर्च को हम एक सेक्शन में ड्रा करें, और उसके बाद फिर हम देखेंगे उस सेक्शन के बाद कि कैसे हमारे पास आर्टीरियल सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। सो लेट्स हैव अ ब्रेक।